नमस्ते बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस को और लेके आए हैं, वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। और ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस करके कवर तो आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, अब जितने क्वेश्चंस हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनको जब आप कवर कर लेंगे तो आपका मतलब मेरी कोशिश जितनी है, प्रयास है कि आप लोगों का ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो बुक है वो कवर हो जाता है इन चैप्टर्स के थ्रू। और बाकी फिर थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी, जो कुछ क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। खैर, अगर मान लीजिए इनसे हट कर भी कुछ आ जाता है तो, अदरवाइज़ हमारी पूरी कोशिश रही है कि आप लोगों को इन क्वेश्चन से हटकर कुछ अलग ना आए। ठीक है, तो आप इसको अब देखते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है। बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन टीचिंग। ठीक है, चाइल्ड सेंटर जहाँ पे बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है, और उसमें टीचर का रोल क्या है, रोल ऑफ टीचर। ठीक, इसको देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों का सहयोगी, सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक जो होता है वो टीचर जो होता है बालकों का, स्टूडेंट का क्या होता है, हेल्पर होता है, सहयोगी, सेवक होता है, दास होता है। दास इन द सेंस कि जो बच्चा कहता है वो टीचर करता है, जब तक बच्चे को समझ में नहीं आता है तब तक टीचर समझाता है। तो इस तरीके से उसका सेवक, क्यों, वो छात्र की सेवा करता है। मार्गदर्शक उसको सही गलत का निर्णय बताता है कि ये सही है, ये गलत है, राह दिखाता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या गलत है। इस तरीके से वो मार्गदर्शक का रूप भी बताया गया। वह बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है एवं विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो शिक्षक के समक्ष बालक एवं विषय वस्तु होती है। शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाता है तो उसके समक्ष क्या होता है, एक तो बालक होता है जो सामने बैठे, दूसरा वो विषय वस्तु होती है जिसको वो पढ़ाने गया है। शिक्षण द्वारा शिक्षक अपने एवं विषय वस्तु के मध्य एक संबंध बनाता है। यही संबंध बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता देकर उसे भविष्य में समाज का योग्य तथा सृजनशील नागरिक बनाने का काम करता है ना, नागरिक बनाने का काम करता है। तो मतलब उसको इस तरीके इतना योग्य बना देता है वो टीचर कि उसका सर्वांगीण विकास करता है कि हाँ, वो अपना निर्णय, अपने आप में बातों का निर्णय लेना, क्या गलत है क्या सही है ना, या फिर किसी चीज़ का नव निर्माण करना है, उसके योग्य उसको बनाता है। चूँकि बालक का शिक्षण अधिगम का सिद्धांत जो है वो, चूँकि बालक का शिक्षण अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक बनाया गया है, महत्वपूर्ण घटक बनाया गया, इसलिए एक सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अपने विषय के साथ साथ वह उस बालक को भली भांति जाने जिसे शिक्षित करना है ना। कि कहने का मतलब वो ये भी जाने कि हमें शिक्षित किसको करना है, किस प्रकार के ये बालक हैं, कौन सी मानसिक स्तर वाले बालक हैं, ये सब चीज़ें उसकी जाननी है। उसके बाद उनको शिक्षण कार्य प्रदान करना है। यह कहना पूर्णतः सत्य है कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। कि शिक्षक वह धुरी है, कहने का मतलब शिक्षक एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु, जो जिस पर, मतलब कहने का मतलब है शिक्षक जैसा चाहता है वैसा बच्चे को ढाल लेता है। तो शिक्षक क्यों ना कुछ ऐसा अच्छा करे ताकि छात्र अच्छा निकले। तो उसके लिए शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। कि बालक का शिक्षण जो होता है वो टोटल टीचर पर ही केंद्रित होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक माली के सदृश पौधे के समान बालकों का पोषण करके उनका शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास करता है। शिक्षक ही बालक को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है ना। कि शिक्षक को किसकी उपाधि दी गई है, शिक्षक को एक माली की उपाधि दी गई है। कि जिस प्रकार से एक माली पौधों को सींचता है, पानी नियम से पानी देता है
है ना, वो जानता है कि इस मतलब पौधे को किस प्रकार की खाद चाहिए, कब उसकी कटिंग करनी चाहिए, कब उसको समय समय पर देखना चाहिए, है ना, कब वो फूल देने लगता है। हर पौधा एक अपने अपने स्टाइल में मतलब अपने अपने तरीके से रहता है। कोई पौधा देखिए छोटे में ही फूल देता है, कोई पौधे पेड़ बन के जब तब फूल देते हैं। तो ये सब शिक्षक को जानकारी होनी होती है, तब उसी प्रकार से वो छात्रों का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं अपने, कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का महत्व बताइए। शिक्षण प्रक्रिया में कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मैक्सिम्स इन टीचिंग प्रोसेस, कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का महत्व, जैसे शिक्षण के जो सूत्र होते हैं हमारे, उनका क्या इम्पोर्टेंस है टीचिंग में। जैसे आप टीचिंग करते हैं तो एक सिंपल टीचिंग होती है, एक टेक्निक्स के थ्रू आप टीचिंग करते हैं, तो दोनों में मतलब कुछ तो डिफरेंस होता ही है कि आप एक विधि से पढ़ा रहे हैं, एक ट्रेंड टीचर, एक्सपीरियंस होल्डर टीचर, और एक नया नया मतलब जैसे पढ़ाई कर ली उसके बाद पढ़ा रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। तो आखिर क्या वो कौन से सूत्रों का ऐसा यूज़ करता है, कि उन सूत्रों का महत्व क्या होता है जिसके कारण टीचिंग उसकी इफ़ेक्टिव हो जाती है, थोड़ी आकर्षक हो जाती है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का महत्व इस प्रकार है। शिक्षण के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण एवं अंतिम लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम है। छात्रों में अधिगम प्राप्ति को सुनिश्चित करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। अपने दायित्व के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षण की कला में दक्ष व निपुण हो। कि शिक्षण करने से पहले क्या है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। मतलब छात्र के लिए, छात्र को हम जो पढ़ाएंगे वो हमेशा के लिए उसके पास ज्ञान जाएगा। तो हमेशा सोच समझ कर, पूर्व तैयारी करके, पूरा सुनिश्चित करके कि क्या हमें पढ़ाना है, क्या मेरा दायित्व बनता है। तो जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं उसको कुशलतापूर्वक आप पूरा करिए। और क्योंकि शिक्षण जो होती है ये भी एक कौशल है, दक्ष हो, इसमें ये भी एक आर्ट है जहाँ पर आपको उसमें कला में दक्ष और निपुण होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इस कार्य में शिक्षण सूत्र उसके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इनके प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर, बोधगम्य व बालोपयोगी बना सकता है। कि इस कार्य में शिक्षण सूत्र उसके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। मतलब कि जब वो पढ़ाता है तो जैसे कि शिक्षण सूत्रों को जब यूज़ करता है, उसके द्वारा पढ़ाता है, तो क्या होते हैं, उसकी टीचिंग जो होती है एकदम इफ़ेक्टिव बन जाती है नहीं। बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं कि वाह, आज तो एक नई विधि से पढ़ाया गया, बहुत आसानी से समझ में आ गया। ये इतनी कठिन चीज़ थी और मगर इतने आसान ढंग से बताई गई कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी और दिमाग में घुस गई, बैठ गई। इनके प्रयोग द्वारा वह बालकों की संप्राप्ति को अपेक्षित स्तर तक पहुंचा सकता है। तो जब वो जो सूत्रों का जब यूज़ करता है ना, जब फॉर्मूलों का यूज़ करता है, जैसे कि यहाँ सरल से कठिन, पूर्ण से अंश, तो जब फॉर्मूला का यूज़ करता है तो उसके द्वारा क्या होता है कि हम बच्चे का जो एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल है, अपेक्षित अधिगम स्तर है, वो भी ज्ञात कर लेते हैं और उस तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं। शिक्षण की सफलता के लिए प्रत्येक शिक्षक को इनकी जानकारी व प्रयोग में दक्षता अनिवार्य है। इससे कम समय व श्रम में वह बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कि शिक्षण की सफलता के लिए हर एक टीचर को चाहिए कि इन सूत्रों की जानकारी उसे हो और इन सूत्रों को यूज़ करना, इस्तेमाल करना, कब कहाँ प्रयोग करना है, इसमें भी दक्ष होना चाहिए। क्योंकि इससे हम कम से कम समय में, कम से कम श्रम में हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, है ना। आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपना प्रश्न लेके। आगे का प्रश्न क्या कहता है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। देखिए बच्चों कि हम क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहे हैं, ठीक है। पहली सीरीज़ थी, दूसरी थी, या तीसरी है। तीनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी इन प्रश्नों से, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, इससे हमें भी खुशी मिलती है। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है।
अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, आप लोग पिछले वीडियो मतलब जो पहले वीडियोस हुए हैं उनमें अभिप्रेरणा का जो वर्ड आया था उसको मैंने क्लियर किया था, और वरना आप लोग बाल विकास में इस शब्द से परिचित होंगे। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? अभिप्रेरणा का मतलब किसी चीज़ से आप अंदर से इंस्पायर होते हैं। हम बच्चों को इंस्पायर करें, इंस्पिरेशन उनके अंदर पैदा करें, ठीक है, मोटिवेशन उनके अंदर लाएं कि अपने आप उनके अंदर से लालसा जागृत हो पढ़ने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हम अंदर से किसी चीज़ को करने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वो लालसा तब तक नहीं समाप्त होती जब तक हम उस लक्ष्य को या उस चीज़ को पा नहीं लेते हैं, वो हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न के मतलब को समझिए। अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय? देखिए, अध्यापन यानी कि टीचिंग आदेशात्मक ना हो के मतलब ऑर्डर वे में मत हो, निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय? निर्देशात्मक मतलब आप बच्चों को गाइड करिए, इंस्ट्रक्ट करिए, है ना, लेकिन ऑर्डर मत करिए। तो इस कथन से क्या मतलब है? अच्छे शिक्षण में संप्रेषण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को अपने कौशल से ही ऐसी परिस्थिति या वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसके अनुसार छात्र सहज ही गुण ग्रहण कर सके। बहुत अच्छी बात है ना। देखिए कि मतलब हम बच्चों से कहते हैं कि जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप इधर मत बैठो, उधर चलो, उठो क्लास पर जाओ, तो ये जो टोन होती है ये बहुत ख़राब होती है, आदेशात्मक हो गई, ठीक। लेकिन यही अगर हम प्रॉपरली कह दें कि देखिए बेटा आप आराम से बैठ जाइए, आपको कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप वहाँ पे हवा नहीं लग रही है या आपको पानी प्यास लगी है तो आप पानी पीने चले जाइए, या और भी कोई समस्या तो उसको बताइए, आप आगे आके सीट में बैठ जाइए। मतलब है कहने का लहजा आपका थोड़ा सा अगर अलग हो जाता है तो बच्चा आपकी तरफ बात सुनने को अपने आप तत्पर रहेगा। हाँ, अदरवाइज एग्रेसिव गुस्से में हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज जो है वो ऑर्डर वे में आ रही है, यानी कि आदेशात्मक है, ठीक। यही प्रश्न ये कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए। गतिविधि मतलब क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि आप कर रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसी होती है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि कोई एक्टिविटी करके जब हम पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चा खुश होगा ही, है ना। गतिविधि के द्वारा बच्चों में अनेक दक्षताओं का विकास होता है। गतिविधि जब हम कराते हैं तो हमको ये नॉलेज आती है कि किस बच्चे में कौन सी दक्षता है, किस बच्चे में कौन सा कौशल है, किस बच्चे में कौन सा गुण है ना। फॉर एग्जांपल जब हम ड्राइंग कराते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, यानी कि एनुअल फंक्शन वगैरह कराते हैं, तो उसके ज़रिए हमें ये मालूम चल जाता है कि कौन सा बच्चा डांस में अच्छा है, कौन सा बच्चा नाटक में अच्छा है, कौन सा बच्चा मिमिक्री में अच्छा है, कौन सा बच्चा कॉमेडी में अच्छा है, कौन सा बच्चा ड्राइंग में, रंगोली में अच्छा है। तो ये सारी दक्षताएं उसकी हैं। जब हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, गतिविधि कराते हैं, तब हमें मालूम चलता है हुनर का उसका। सेकेंड पॉइंट कहता है कि बच्चों की रुचियों, मनोवृत्तियों एवं स्तर को समझते हुए शिक्षण कराने से वे अधिगम में रुचि लेते हैं। अगर हम बच्चों की रुचियों के अनुसार, उनकी जो मन की इच्छा है, यानी कि जो उनका मन कह रहा है उस समय पढ़ने के लिए, उस जो उनका मानसिक स्तर है, जो उनकी आयु है, उसके अनुसार अगर हम शिक्षण कार्य कराते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो उस शिक्षण में रुचि ज़रूर लेंगे। बच्चे विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों से परिचित होते हैं। बच्चे जो होते हैं विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों से परिचित होते हैं। जब हम विभिन्न एक्टिविटीज़ करके पढ़ाते हैं तो वो उनको भी कई विधियाँ, कई सूत्र, उनके बारे में जानकारी होती रहती है। शिक्षण रोचक एवं प्रभावपूर्ण हो जाता है। जब हम गतिविधि द्वारा पढ़ाएंगे तो ये तो बात जाहिर सी बात है कि शिक्षण जो है वो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और इफ़ेक्टिव भी हो जाएगा, रोचक भी हो जाएगा, प्रभावपूर्ण भी हो जाएगा। खेल खेल में शिक्षण के द्वारा बालक सीख जाता है, और खेल खेल में हमें पता ही नहीं चलता है कि हम टीचिंग करा रहे हैं और बच्चा सीख भी गया है। भाई एक जगह बैठा के अगर बच्चे को रटाओगे तो बच्चे को भी ऊब लगेगी,
लास्ट पॉइंट आता है कि बच्चों में सक्रियता का विकास होता है। इससे बच्चा क्या होता है, एक्टिव बना रहता है जब हम कोई एक्टिविटी कराते रहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो ये कह रहा है कि बहुकक्षा शिक्षण की क्या उपयोगिता है। बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता को बताने के लिए देखिए, एक हमारे में था कि बहुकक्षा शिक्षण और एक था बहुस्तरीय शिक्षण। तो बहुस्तरीय जो शिक्षण होता है जहाँ पर मल्टी लेवल बच्चे होते हैं, मल्टी लेवल कहने का मतलब विभिन्न मानसिक स्तरों के, ठीक है, मानसिक स्तर उनका भिन्न होता है, सामाजिक स्तर भिन्न होता है हैं, और उनके जैसे कि जो शारीरिक स्तर भिन्न होता है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनको हम कहते हैं कि बहुस्तरीय बच्चे। और जहाँ पर कई कक्षाएं एक टीचर एक साथ डील करता है वो कहलाता है बहुकक्षा शिक्षण। तो जैसे कि एक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सारी क्लासें एक साथ बैठा देते हैं और एक टीचर उस क्लास को पढ़ा रहा होता है, तो वो बहुकक्षा। लेकिन किस प्रकार से, जैसे कि उसने पहली कक्षा पढ़ानी है तो उसने दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पाँचवीं कक्षा, सब कक्षाओं से एक मॉनिटर को चुन लिया। कहने का मतलब एक प्रमुख लड़के को या बच्चे को चुन लिया, छात्र को, और उस छात्र को एक शिक्षण कार्य दे दिया। वो अपनी कक्षा में उस शिक्षण गतिविधि को करवा रहा है और तब तक वो टीचर जो शिक्षक है वो पहली कक्षा में शिक्षण कार्य करा रहा है। और उसके बाद जब पहली कक्षा से शिक्षण कार्य करा के शिक्षक दूसरी कक्षा में आता है तब वो पहली कक्षा में से मॉनिटर चुन के उसको क्लास में एक्टिविटी देता है। तो इस प्रकार से बहुकक्षा शिक्षण करवाया जाता है। अब इसमें इसका यूज़ बोला गया कि आखिर इसकी उपयोगिता क्या है। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में कहीं कहीं कक्षा का अभाव है, कहीं कहीं पर 3-3 कक्षा, खाली एक दो रूम हैं और 5 क्लासें चलती हैं, या शिक्षक सभी कक्षाओं के लिए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुकक्षा शिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः बहुस्तरीय शिक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित है। तो बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता देखिए बता रहे हैं इसमें क्या, कि बहुकक्षा शिक्षण में टाइम टेबल, मॉनिटर, सिटिंग प्लान और मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का मतलब जब टीचर को एक साथ कई क्लासें लेनी है तो उसको टाइम टेबल ज़रूर बनाना होगा, मॉनिटर बनाना होगा, सिटिंग प्लान बनाना होगा कि कब किस क्लास को हम लेंगे तो बाकी बच्चे किस तरीके से व्यवस्थित करके बैठाएंगे कि सब मेरी नज़र में हों, ठीक है। एक एक मॉनिटर हम बनाएंगे जो उस क्लास को तब तक कंडक्ट करेगा, डील करेगा जब तक वो टीचर दूसरी क्लास ले रहा है। अगला, इसमें शिक्षक की सूझबूझ और अधिक समय तथा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक। इसमें टीचर जो होता है वो थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, माइंडेड होना चाहिए। कहने का मतलब उसको सूझबूझ अपनी लगानी पड़ती है और एनर्जी बहुत जाती है। भाई जब एक टीचर कई क्लास लेगा तो एनर्जी तो लगेगी उसकी। ये आधुनिक समय की एक शिक्षण विधि है। कहने का मतलब है ये नए समय की एक शिक्षण विधि है, शिक्षण टेक्निक है कि किस प्रकार से एक टीचर, ये भी एक कौशल है कि किस प्रकार से एक टीचर कई क्लासों को एक साथ डील करता है। बहुकक्षा शिक्षण में सबसे अधिक सहायता करने वाला मॉनिटर होता है, क्योंकि मॉनिटर अपने से नीचे की कक्षाओं में सपोर्ट के अलावा विद्यालय में होने वाले क्रियाकलाप, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल सभा, स्कूल सज्जा इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लासेस में से हम एक मॉनिटर चुन देते हैं कि वो मॉनिटर का होता काम क्लास को मेंटेन करना, क्लास में कोई कमी आ गई जैसे चौक नहीं है, चौक की पूर्ति करो, कोई चीज़ नहीं है, असुविधाएं हैं, उन असुविधाओं को जानकारी में लाओ। तो उन सब चीज़ों की गतिविधियों को देखना मॉनिटर का काम होता है। तो ये सब मॉनिटर जो होता है ये एक तरीके से टीचर के हेल्पर की भूमिका निभाता है। इससे टीचर का जो होता है, जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा सहायता एक मिल जाती है कि हाँ एक सपोर्ट मिल जाता है, तो टीचर आराम से सारी कक्षाओं को डील कर लेते हैं। आगे की पॉइंट की तरफ आते हैं कि सभी कक्षाओं के लिए शिक्षकों की उपलब्धता न होने पर यह शिक्षण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी कक्षाओं को विधिवत पढ़ाना एवं अनुशासन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। कि जब सभी कक्षाओं में शिक्षक ना हो, मान लो शिक्षक नहीं है, एब्सेंट है उस दिन, या किसी काम से कहीं गए हुए हैं, किसी कोई काम पड़ गया, तो उस समय ऐसी स्थितियों में सभी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना और अनुशासन भी बनाए रखें तो ये एक चैलेंज के समान होता है।
बहु कक्षा शिक्षण के द्वारा व्यवस्थित व सार्थक पढ़ाई कराई जा सकती है। बहु कक्षा शिक्षण के द्वारा भी, ये नहीं कि टीचर नहीं है तो क्लास खाली पड़ी, नहीं, उस समय भी हम शिक्षण कार्य बड़े व्यवस्थित रूप में करवा सकते हैं। इसमें शिक्षक की कुशलता और प्रबंधन क्षमता, देखिए कुशलता यानी कि उसका टैलेंट, प्रबंधन यानी कि उसमें मैनेजमेंट क्षमता का सर्वाधिक महत्व है। शिक्षक प्रत्येक कक्षा में होशियार व समझदार बच्चों को चिन्हित कर मॉनिटर बनाते, अतः शिक्षक में कुशलता और प्रबंधन क्षमता का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से टीचर जो है डील करता है। ठीक, अब इसी में अगर ये पैराग्राफ में आता, जैसे वो मैंने पॉइंट में बताया, अब इसी में पैराग्राफ में अगर आती बात है कि बहुकक्षा शिक्षण क्या है और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, तो देखिए वही बातें आ गई हैं कि बहुकक्षा शिक्षण से अभिप्राय प्रभावी प्रबंधन की विधियों को अपनाकर व्यवस्थित शिक्षण से है, और सीधा अर्थ होता है कि शिक्षक द्वारा एक से अधिक कक्षाओं में एक साथ बढ़ाना। ठीक है, शक्ति, श्रम, शक्ति, सूझबूझ, देखिए ये वही चीज़ें सारी हैं जो आपको पैराग्राफ के तौर, जैसे कि मैंने विद्यालयों में कक्षों के अभाव में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पड़ता है, जिससे शिक्षक की शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए ही बहुकक्षा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसमें शिक्षक को एक से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करना पड़ता है। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें समूह कार्य दिया जाता है, जिससे बालकों को एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए एक दूसरे को सहयोग देते हुए विषय को समझने का अवसर मिल जाता है, और शिक्षक एक समूह को कार्य देकर दूसरे समूह के साथ कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सीरीज़ हो गई है। और अगर आपको लगता है कि कुछ और है जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको मैं क्लियर कर दूंगी। और बाकी जो बात रही है, तो आप इतने क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको संभवतः अच्छे नंबर से पास होंगे, बहुत अच्छे नंबर से, ये मुझे विश्वास है ना। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए तो हम भी खुश हो जाते हैं। ठीक, बाकी चलिए अपनी पढ़ाई बनाए रखिए और सेकेंड सेमेस्टर का भी ध्यान रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।